नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। आपका पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम तैयार है बिल्कुल, और तैयार है अर्थात की नई किस्त। और लेकर आए हैं मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज अर्थात का जो मुद्दा है बड़ा मौजू है, बड़ा दुरुस्त है और बड़ा समसामयिक है। आपको बताऊंगा कि वो मुद्दा क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इस पूरे शो में होगा क्या क्या। तो शुरुआत हम करेंगे अर्थात से, इसके बाद आपके सवालों के जवाब होंगे, इसके बाद बात होगी आपकी इनकम की, और इनकम के बाद अंशुमान जी कोई किताब या वेब सीरीज, इन दोनों में से कोई एक चीज आपको बताएंगे जो आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। समय होगा क्योंकि अगला जो वीकेंड आ रहा है वो 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी के साथ आएगा, 3 दिन का वीकेंड होगा, तो आप आराम से किताब पढ़िएगा, वेब सीरीज देखिएगा। अब चर्चा शुरू करते हैं कि आज का मुद्दा क्या है इकोनॉमिकम का। तो दिल्ली की धुंध और चेन्नई के साइक्लोन के बीच आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। तो आप कहेंगे कोई ये चर्चा नई तो नहीं है, पर्यावरण की तो बात बहुत लंबे समय से हो रही है, तो आज क्यों कर रहे हैं? तो आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी हफ्ते मंगलवार को, आज इतवार है, इसी हफ्ते मंगलवार को दुबई में एक बैठक खत्म हुई। वो बैठक पूरी दुनिया के नेताओं ने ज्वाइन की और मुद्दा ये था कि भैया पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए, कैसे प्रदूषण को रोका जाए, क्या क्या नई कस्में खाई जाएं, कौन सी कस्में पुरानी हैं जिन्हें याद किया जाए। ये सब कुछ हुआ। क्या उसमें हुआ, कितने लक्ष्य तय हुए, क्या नए संकल्प लिए गए, क्या कुछ खींचतान मची, कौन कौन बैकफुट पे आ गया, किसने यू टर्न ले लिया, ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज के इस इकोनॉमिकम में। और यकीन मानिए ये इकोनॉमिकम एक ऐसा इकोनॉमिकम है, चाहे आपका तुरंत का न्यूबॉर्न बेबी हो या आपके घर में कोई 70-80 साल का बुजुर्ग हो, सबकी जिंदगी को एक सा प्रभावित करता है। क्योंकि जब हवा चलती है, धूप निकलती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, तो सबको एक तरह प्रभावित करते हैं। तो आज का ये इकोनॉमिकम आपके लिए बड़ा जरूरी है। दम साध कर अगले 30 मिनट हमारी बात ध्यान से सुनिए। शुरुआत कहां से करें? जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में जो सम्मेलन हुआ, उसके बाद अंशुमान जी को एक वैज्ञानिक ने वहां फोन किया। बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि क्या चल रहा है बैठक में। उस वैज्ञानिक ने बड़े झुंझलाकर कुछ कहा। क्या कहा ये अंशुमान जी बताएंगे। इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। आपके पिछले संस्करण पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आईं। शुभम ने आपको आज का मजमून या इसका विषय बता दिया। मैं इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी के लिए संपत्ति तो उसके बाद की बात है, वेल्थ और स्टॉक मार्केट में निवेश और बाकी चीज़ें उसके बाद की बात है, हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़े ख़तरे क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे ख़तरे होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे ख़तरे हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते। जैसे कल अंतरिक्ष में कोई बड़ी उथल पुथल हो जाए, कोई उल्कापिंड आकर गिरे, इस तरीके की संभावनाएं हैं, या कोई वायरस चले और सामने आपको दिखाई दे, कोविड जैसे। ऐसे खतरों के लिए दुनिया तैयार नहीं होती, और जिनके लिए तैयार नहीं होती उनसे तो निपटने की कोशिश की जाती, जब वो खतरे आ जाते हैं उनसे बचने की कोशिश की जाती। और दूसरे वो खतरे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि अगर ये खतरे हमारे सर पर खड़े हुए हैं और अगर इन्हें संभाल लिया जाए तो शायद हम बच जाएंगे। जैसे कि तमाम बीमारियाँ, तमाम तरीके की चुनौतियाँ, तकनीक से आधारित खतरे, इनको जोड़ने इनसे जुड़े हुए जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश की जा सकती है, और जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी उन सरकारों पर होती है जिनको आप चुनते हैं, जिन्हें आप भारी टैक्स देते हैं और जिनके सामने आप अपनी सारी आज़ादियाँ समर्पित कर देते हैं, और वो जो चाहते हैं वो आपसे कराते हैं। इस समय अगर आप सारी चीज़ों को एक किनारे रख दें, मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरी दुनिया ये मान रही है, सारे बाजार, स्टॉक मार्केट, आपकी दिन भर की चर्चाओं में फिल्में, स्टॉक मार्केट, क्रिकेट, राजनीति, सरकारों का गठन, ये सब रहता है। और ये सारे मुद्दे उस एक महत्वपूर्ण चिंता को ढकने के काम आते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, उस महत्वपूर्ण चिंता को ढकने के काम आते हैं जो दिल्ली और एनसीआर के लोग महसूस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी हर साल 2 साल कम होती जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब उनके फेफड़े लंबे समय तक नहीं चलेंगे दिल्ली के इस धुएं में। और ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में भी है, अलग अलग देशों में है। कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं पर्यावरण के कारण लोगों की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई तबाह हुई, हमने अभी देखा पूरी दुनिया में। और इसलिए ये सबसे बड़ी चिंता है दुनिया की, क्योंकि उसने जो बनाया है वो ख़त्म होने वाला है। उसने बनाए हैं पुल, बाढ़ आती है बहा ले जाती है। उसने बनाए हैं शहर, दिए हैं रोजगार, लोगों को रहने के मौके दिए हैं, वहाँ अचानक धुंध आती है और धुंध लोगों की ज़िंदगी कम कर देती है। उसने बनाई है फसल, उसने की है खेती, सूखा पड़ता है, सब उड़ा ले जाता है। तूफ़ान चेन्नई के पूरे शहर को बर्बाद कर गया, जो तूफ़ान हमारे सामने था।
और इन चर्चाओं का इनका, और ये ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है जिसका समाधान भी लोगों को पता है। ये नहीं पता है दुनिया में, ऐसा नहीं कि कोई अचानक आने वाला कोविड का वायरस है जो देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। और इसी समाधान को तलाशने की कोशिशें 2012-13 से चल रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए दुबई में पर्यावरण की बैठक हुई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे, भारत के पर्यावरण मंत्री वहाँ मौजूद हैं चर्चाओं का, और दुनिया भर के तमाम नेता आए थे। आपने भी इस बैठक की चर्चा भारत के चुनावों के बीच में कहीं कहीं सुनी होगी। हो सकता है इसने आपकी ज़िंदगी को उतना प्रभावित न किया हो, लेकिन अगर आप अपने आसपास के धुएं से क्राइसिस से परेशान हैं तो, और चाहते हैं कि आप ये जानें कि इस सारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, और भविष्य में आप इससे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या आने वाला समय से ज़्यादा खराब होगा उसके जिम्मेदार लोग कौन होंगे, इन सब पर चर्चा करने के लिए दुबई की बैठक हुई थी। शुभम ने एक वैज्ञानिक का जिक्र किया। दुबई की बैठक को, कॉप की बैठक को हम करीब से देख रहे थे। अगर आप हमारे शो देखते होंगे तो हमने लगातार चर्चा की। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि कॉप की बैठक में क्या हो रहा है, आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बेहद अजीब तरीके की घटनाएं, चर्चाएं वहाँ से निकलकर सामने आ रही थी। नेता अपने अपने भाषण देके, फ़ोटो खिंचवाकर और अपने अपने देश के अखबारों, मीडिया में बड़ी बड़ी चर्चाएँ करा के लौट चुके थे। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष लौट चुके थे, मीटिंग जारी थी। जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोप की बैठक का अंतिम नतीजा नहीं आया था। नतीजे पर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नतीजा आए भी तो क्या वो नतीजा लागू हो पाएगा, और जो भी आपको कोप की बैठक से निकल कर आएगा उस पर आप कितना भरोसा करें, उस भरोसे का आधार क्या हो, इसे बताने के लिए हम आज इस इकोनॉमिका में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक वैज्ञानिक से पूछा तो उस वैज्ञानिक ने झिझलाते हुए कहा कि ये नेता ऐसा तमाशा कर रहे थे जैसे इन्होंने पूरी दुनिया को बसाने के लिए कोई दूसरी पृथ्वी तलाश रखी है, इनके पास कोई दूसरा प्लैनेट है और ये थोड़े समय बाद वहाँ की उड़ानें शुरू कर देंगे और लोगों को बिठाकर वहाँ ले जाएंगे। मैं समझ गया कि उसकी झुंझलाहट कहाँ से निकली है, और इस पर्यावरण सम्मेलन को देखकर उसके दिमाग में इस तरीके के सवाल, इस तरीके का गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है। उसने कहा इन नेताओं को हम क्या भरोसा करें, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली। दुनिया के सारे नेता 60, 70, 75 साल के उम्र के हैं जो दुनिया चला रहे हैं। हम उनके बारे में सोचें, जो नर्क हमारे सामने खड़ा है सर पर पर्यावरण का, जो दिल्ली के लोग झेल रहे हैं या दुनिया के बाकी देशों में झेल रहे हैं, वो तो अगली पीढ़ियों की किस्मत है। उन पीढ़ियों की किस्मत इनके चुनावों से ज़्यादा बड़ी इनको नहीं दिखाई देती। इनको लगता है कि उनका भविष्य इनके चुनावों से ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोप की बैठक में वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा निराश थे। कोप की बैठक में वैज्ञानिकों की निराशा की बड़ी वजह थी। जो आंकड़े और जो चर्चाएं वहाँ निकल कर आए उस पर दरअसल दुनिया को गुस्सा आना चाहिए, दुनिया को क्षोभ होना चाहिए। उन सारे दुनिया के नागरिकों को इस बात पर क्रोध आना चाहिए कि जिन्होंने उन्हें चुना है उन्होंने किया क्या है उनके लिए। बीते 3-4 साल से पूरी दुनिया का हर देश, हर कॉन्टिनेंट पर्यावरण की आपदा से परेशान है। कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखे बढ़ रहे हैं। और इस बैठक में किसी भी सरकार के किसी भी बड़े नेता ने ये स्वीकार भी नहीं किया, इतना भी मियाँ कल्पा जिसको अंग्रेजी में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये स्वीकार नहीं किया कि दुनिया की सारी सरकारें कार्बन का उत्सर्जन घटाने में, क्लाइमेट चेंज रोकने के जो बड़े बड़े वादे कर चुकी थी 7-8 साल पहले, उनमें बुरी तरह चूक गई हैं। इसलिए पूरी की पूरी दुबई की बैठक शुभम एक किस्म से क्लाइमेट चेंज का कॉमेडी शो बनकर रह गई। मैं कॉमेडी शो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी कॉमेडी जैसी स्थिति थी, और कॉमेडी ना कहें बल्कि आप इसे डार्क कॉमेडी कहें, डार्क ह्यूमर कहें जो वहाँ हो रहा था, जो दुनिया के संकट पर एक किस्म का व्यंग्य था। सबसे पहले तो संयुक्त अरब अमीरात जिसने ये मेला जुटाया, जो इसका मेजबान था, वो दुनिया में पर्यावरण को तबाह करने वाली गैसों के उत्सर्जन का चैंपियन है। सबसे ज़्यादा जो दुनिया के देश कार्बन एमिशन करते हैं, जो पर्यावरण को तबाह करने वाली गैसों का उत्सर्जन करते हैं, उसका चैंपियन है। अबू धाबी ऑयल कंपनी जो इसकी मेजबान थी। आप ऐसे ही देखें जैसे कि दुनिया में पारदर्शिता का या दुनिया में पारदर्शिता सिखाने के किसी सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कोई गेमिंग या गैम्बलिंग कंपनी कर रही हो, कोई जुआ खेलने वाली कंपनी आपको ये सिखा रही हो कि साफ सुथरा कारोबार कैसे होता है। अबू धाबी ऑयल कंपनी इसकी मेजबान थी। 2021 से 2022 के बीच इस कंपनी का गैस उत्सर्जन या कार्बन एमिशन 1.5% से बढ़ के 7.5% हो गया, सिर्फ एक साल के भीतर। 2021 से 22 के बीच ये वो मेजबान था जिस मेजबान ने ये मेला जुटाया था। अब ये तथ्य तो बैठक में आना ही था, क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं, तथ्य हैं, उनके पास जानकारी है, और लोगों ने सख्ती के साथ ये बात मीटिंग में रखी। तो मेजबान भड़क उठे। आपने वो बयान यूएई के सुल्तान का सुना होगा, जिन्होंने इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन का विज्ञान ही गलत है।
फॉसिल फ्यूल से दुनिया में कहीं गर्मी आती, ये साइंस से कहीं प्रूवन नहीं। लेकिन वही सुल्तान जिन्होंने ये भाषण दिया था, अब आखिरी दिन सोमवार और मंगलवार के दिनों में दुनिया भर के देशों को समझाकर फॉसिल फ्यूल घटाने पर एक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भारत पहुंचा वहाँ, जो पर्यावरण की त्रासदी से त्राहि त्राहि कर रहा है। हम अलग अलग कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि भारत दुनिया में पर्यावरण की दृष्टि से अपनी जीविका गंवाने वाले, लोगों की आयु कम करने वाले, सेहत खराब करने वाले जो सबसे खतरनाक मुल्क हैं, उनके टॉप 5 मुल्कों में शामिल है। हमने जितना नुकसान पिछले 7-8 सालों में पर्यावरण की तबाही से झेला, उतना दुनिया के कम ही देशों ने झेला होगा। भारत ने वहाँ साफ साफ कह दिया कि उसे पर्यावरण को बिगाड़ने वाला कोयला पसंद है, उसका कोयले के बिना काम नहीं चलेगा। बल्कि जाने से पहले भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से दुबई में जब पहुंचने से पहले कोयले से बिजली बनाने का, कोयले के नए संयंत्र लगाने का लक्ष्य बढ़ा दिया। कोयले के इंपोर्ट के लिए अपनी कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ये तो रही भारत और चीन की बात। लगभग ऐसी स्थिति चीन की थी। इसके बाद यूरोप था। यूरोप ने अपने ढंग से, मनमाने ढंग से दुनिया पे कार्बन टैक्स लगा दिया है, और उसका कहना है कि यूरोपीय देशों में जो सामान आएगा उस पर एक कार्बन टैक्स लगेगा। इस पर खुलकर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा हुई ही नहीं, इस पर कोई बातचीत ही नहीं हुई अभी तक। और इसके बाद पूरा सम्मेलन एक किस्म के बड़े नाटक में बदल गया। हर नेता आया, उसने ये नहीं कहा कि वो कहाँ चूक गया, सारे लक्ष्य कैसे चूक गए, बल्कि उसने बड़ी बड़ी गुलाबी बातें की, अपनी सफलताओं के बारे में जो भी था उसे बताया। जो बुनियादी मुद्दा था कि दुनिया क्या सुरक्षित हो सकती है कोप से, इस बैठक के बाद उसे ये उम्मीद बन सकती कि उसकी सांस, उसकी आबोहवा ठीक होगी, इस पर कोई बात नहीं हुई। एक वैज्ञानिक ने बाहर निकल के कहा कि हाँ, राजनेता जैसा आचरण कर रहे हैं, अगर कोई आम आदमी ऐसा आचरण करता तो उसे सजा हो जाती, क्योंकि आप अपने वादों से ही अलग हट गए हैं और आप अब यहाँ जो बता रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपने एक बात कही अपनी बात कहते हुए कि जो लक्ष्य थे उनसे चूक गए। मैं यहाँ यही पूछना चाहूंगा, वो लक्ष्य थे क्या तय किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए, हम क्या करेंगे, और ये कब तय किया गया था? हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल था। आपको पता है कि कोई भी नेता दुनिया में दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं हुआ। सब भाषण दे दे के अपने अपने जहाज़ों में बैठ के क्यों कट लिए, सवाल जवाब क्यों नहीं हुए, किसी ने पूछा क्यों नहीं, किसी सहमति और समझौते का इंतजार भी नहीं किया। दुनिया के जो बड़े नेता गए थे, राष्ट्राध्यक्ष गए थे, सहमति और समझौते बनाने का काम निचले अधिकारियों पर छोड़ दिया गया या मंत्रियों पर छोड़ दिया गया जो कवायद में लगे थे। दरअसल हम आपको बताते हैं, और जो दुबई के कॉन्फ्रेंस से जो जानकारी निकली, जो सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली जानकारी, जो शायद आपको इस कवरेज के दौरान भी पढ़ने को नहीं मिली होगी, हुआ ये कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके के तथ्य और दस्तावेज आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेश किए गए, जिन्होंने ये बताया कि दरअसल सरकारों ने जानबूझकर पूरी दुनिया का भविष्य तूफान, भूस्खलन, हाई टेम्परेचर और चक्रवातों के हवाले कर दिया है। और ये करने के बाद वो यहाँ ये दिखाने या बताने आए हैं कि वो दुनिया की बहुत चिंता करते हैं। अब आप कहते हैं कि जिंदा मक्खी कैसे निकली जाए। यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई सरकारों की कारगुजारियों पर पर्यावरण को लेकर, उन्होंने क्या किया है पिछले सालों में, ग्लासगो के समिट और उससे पहले पेरिस के समिट से दो महत्वपूर्ण पड़ाव थे, 2015 का पेरिस समिट और 2021 का ग्लासगो समिट। इनके बीच में क्या किया है? आप कहते हैं जिंदा मक्खी कैसे निकली जाए, इन सरकारों ने पूरा मगरमच्छ निगल लिया है आपके सामने। और जो आंकड़े सामने रखे गए उसके बाद किसी भी सरकार के लिए इससे आंख मिलाना मुश्किल नहीं था। ये जो रिपोर्ट है ये दुनिया के संकट की भविष्य पत्रिका है। इसे आप मान सकते हैं कि दुनिया में जो पर्यावरण संकट आने वाले समय में आएंगे उसकी बुनियाद इस रिपोर्ट में शामिल है। याद दिलाना जरूरी है कि सरकारों ने क्या तय किया था, तभी हमें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या हासिल नहीं किया और कहां पहुंचा दिया चीज़ों को। 2015 में पेरिस में दुनिया के देशों ने एक बड़ी संधि की थी, जिसको पेरिस प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके तहत यह कहा गया था कि दुनिया में तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी को औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई 1930-40 के दशक के बाद, उससे पहले की तुलना में अधिकतम 1.5% बढ़ने पर रोका जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया था। ये सबसे बड़ी सहमति थी दुनिया में, और ये माना गया था कि अगर दुनिया के टेम्परेचर को अगले 20 साल तक, 25 साल तक 1.5% तक बढ़ने से रोक लिया गया, इससे ऊपर नहीं बढ़ोतरी की गई, तो हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना था? ये तो लक्ष्य था। इसे हासिल करने के लिए 2025 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर घटा दिया जाना था और 2030 तक इसे 43% कम किया जाना था। ग्रीन हाउस गैसें वो हैं जो फॉसिल फ्यूल से, यानी जीवाश्म ईंधनों से निकलती हैं, जिसमें कोयला, गैस और कच्चा तेल है, और इसके साथ निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और बहुत सारी तमाम गैसें हैं। ये था ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट 1.5 डिग्री, जो बार बार आपको कई बार सुनने के लिए मिलेगा।
अब दूसरा पहलू समझिए, दूसरा लक्ष्य था पर्यावरण को गर्म करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पर्यावरण को, उसका 90% इमिशन, 90% उत्सर्जन तीन चीज़ों से होता है, जो कि फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन है जिसमें कोयला है, कच्चा तेल और गैस। यानी आपकी दुनिया में जितनी गर्मी, जितनी तबाही, धुंध दिख रही है, उसके 90% जिम्मेदार ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों के बिना, लेकिन ये तीन चीज़ें सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत हैं। इसलिए घूमकर पूरी बहस मुबाहिसे के बाद 2021 के ग्लासगो तक की पूरी रणनीति, पर्यावरण में तापमान को सीमित करने की, तबाही रोकने की पूरी रणनीति इस बात पर निर्भर हो गई कि दुनिया इन जीवाश्म ईंधनों की खपत और उत्पादन कम करने के लिए कैसे आगे बढ़ती है। यहाँ से रास्ता आगे जाना था। 2021 में ग्लासगो में यह सहमति बनी थी कि पेरिस का जो 1.5 डिग्री वाला टारगेट है, 1.5 डिग्री का लक्ष्य है, उसे खत्म करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए 2050 तक उत्सर्जन को शून्य पर लाना होगा। ये चार्ट आपके सामने है और यही था नेट जीरो का लक्ष्य। तो तीन बड़े लक्ष्य थे। 2015 में तय किया गया कि तापमान को 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने से नहीं रोका जाएगा। फिर दूसरा लक्ष्य तय किया गया कि 90% चूँकि उत्सर्जन जीवाश्म ईंधनों से, फॉसिल फ्यूल से होता है, तो इसे ग्रेजुअली घटाया जाएगा। 2030 के बाद 43% कमी की जाएगी और 2025 तक पूरी दुनिया नेट जीरो पे आ जाएगी, यानी कार्बन का उत्सर्जन शून्य पर ले आएगी और इसके बाद दुनिया का भविष्य अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो ये तो दो बड़े लक्ष्य थे, 2050 तक उत्सर्जन को शून्य लाने पर और 2030 तक 43% कम करके ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट 1.5 करने पर। ये तो लक्ष्य थे सर, अब हासिल क्या हुआ? अब शुक्र है कि अभी भी हमारे पास दुनिया में कुछ संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि दुनिया की सरकारें क्या कर रही थी। भारत में तो सरकार ने पर्यावरण पर इतनी चर्चाओं के बाद भी कभी नहीं बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के उपायों से हासिल क्या हुआ, कितना उत्सर्जन कम हुआ, हमें नहीं पता। और ऐसी स्थिति दुनिया की हर देश की है। जो रिपोर्ट आई सदन इस बैठक में वो रिपोर्ट, उसका नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। ये भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हो। काफ़ी लंबी बड़ी रिपोर्ट है। हम आपको कुछ उसके हिस्से बता रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज है। इतना सनसनीखेज जानकारी पर्यावरण के मामले में राज्य में केंद्र दुनिया भर की सरकारों की वादा खिलाफी का ऐसा दस्तावेज पहली बार सामने आया। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ने बताया, बड़ी रिपोर्ट है, इसने बताया कि 2030 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2030 तक दुनिया की सरकारें इतना फॉसिल फ्यूल पैदा करने वाली हैं, इतना जीवाश्म ईंधन पैदा करने वाली हैं, जो 1.5 डिग्री में का टेम्परेचर की, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रोकने की ज़रूरत है, उसका 2 गुना होगा। यानी जितनी कम करना है उससे 2 गुना ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का उत्पादन दुनिया की सरकारें 2030 तक करेंगी, यानी अगले 7 साल में करेंगी। हम 2023 में खड़े हैं। अब एक चार्ट है, इस चार्ट को आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि सरकारों के आत्मघात का ये सबूत है। इस चार्ट को हम रोकते हैं। इसमें जो ऊपर की लाल लाइन दिख रही है ना, वो हैं गवर्नमेंट के, सरकारों के फॉसिल फ्यूल के और जीवाश्म ईंधन को बढ़ाने के प्रोजेक्शन। और नीचे की जो काली लाइन आपको दिख रही है, जिसके पीछे की स्क्रीन पड़ी हुई है हल्की नीले रंग की, ये 1.5 डिग्री का लक्ष्य है कंसिस्टेंट का। और ये बीच का जो हिस्सा दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि कितना गैप है इसमें। तो आप देखिए, दुनिया के में 2020 में 2021 में जब ग्लासगो की समिट हुई थी, तो दुनिया कहाँ खड़ी थी, और 2050 में वो बिल्कुल उल्टी दिशा में पहुंच जाएगी। यानी जब दुनिया को कार्बन का उत्सर्जन कम करना था, तो सरकारों के लक्ष्य उसे और 2 गुना ज़्यादा बढ़ाने के हैं। ये सरकारों के आत्मघात का और पूरी दुनिया की आबादी को और दुनिया के लोगों की जीविका और उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालने का सबसे बड़ा सबूत है ये ग्राफ। सरकार के फॉसिल फ्यूल की योजनाएं इससे पता चलती हैं। 2030 तक, अब ध्यान से इसको एब्सोल्यूट टर्म में समझिए, ये तो ग्राफ हुआ। आंकड़ा ये बताता है कि 2030 तक पर्यावरण की गर्मी को कम करने वाला जो लक्ष्य तय किया गया था उत्पादन का, उससे 110% ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का उत्पादन होगा। लक्ष्य से 110% ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन करने वाली हैं दुनिया की सरकारें। ये इस रिपोर्ट में सामने आया। और अब अलग अलग चीज़ों को समझिए। 3 ही चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा चीज़ें जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल होता है और कार्बन का उत्सर्जन होता है। 2030 तक दुनिया में लक्ष्य का मतलब हमारा 1.5% का लक्ष्य है, जिसको जहाँ तक तापमान में बढ़ोतरी रोकने के लिए जितने उत्पादन की ज़रूरत है उसकी तुलना में 2030 तक दुनिया में लक्ष्य से 460% ज़्यादा कोयला पैदा होगा। 460%, 29% ज़्यादा तेल पैदा होगा और 82% से ज़्यादा गैस का उत्पादन होगा।
जबकि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए 2040 तक तो कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाना था। 2050 तक तेल और गैस का उत्पादन 2020 की तुलना में 3/4 कम कर दिया जाना था। लक्ष्य था और इसका उल्टा ये था। ये रिपोर्ट इन सरकारों की तरफ से जो घोषित रूप से योजनाएं घोषित की गई हैं, जो निवेश की योजनाएं, इनके जो बजटों के कार्यक्रम हैं, उस पर यह रिपोर्ट आधारित है। अब इसके बाद रिपोर्ट ने यहाँ साफ साफ कह दिया, अब ये आंकड़ा देखिए, ये तीनों अलग अलग ईंधनों के बारे में है। वही पैमाना है। लाल वाली लाइन जो है वो बताती है कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, और काली वाली लाइन जो नीचे बताती है कि कितनी ज़रूरत है, इसके बीच में कितना गैप आपको दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट ने इसके बाद कहा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट थी, इसने कहा कि इसके बाद नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य मिलने की कहीं कोई उम्मीद नहीं। 2050 तक इसे भूल जाना चाहिए कि दुनिया नेट जीरो हो पाएगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट से निकल कर आई सामने, जो आईना जैसा दिखाने वाली बात थी दुनिया के नेताओं को, यह बताया कि पेरिस और ग्लासगो में जो पर्यावरण सुरक्षा के सबसे बड़े पैरोकार थे, जिन देशों ने पर्यावरण सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर वकालत की थी, जो इसका झंडा लेकर चल रहे थे, उन्होंने तो वादा खिलाफी का कीर्तिमान बना दिया। उन सारे लोगों ने जिन्होंने बात की, उन्होंने दुनिया के 10 अमीर देशों ने, सबसे जो 10 प्रमुख देश थे, उनने इन तीनों के मामलों में जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन घटाने का लक्ष्य था, इसका पालन नहीं किया है। जबकि कोयला और गैस के मामले में का उत्पादन करने वाले जो 20 प्रमुख देश हैं, उनमें से 17 ने इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले। अभी ये ग्राफ फिर देखिए आपके सामने है, जिसमें कोयले के प्रोडक्शन का आंकड़ा है, तेल के प्रोडक्शन का आंकड़ा और गैस के प्रोडक्शन का आंकड़ा है। जब हमने आपसे कहा कि ये कॉमेडी सर्कस जैसा था, क्यों था? क्योंकि तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार। अब ओपेक देश, जिनका एक प्रमुख सदस्य यूएई इस पर्यावरण के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, वो खुद अपने यहाँ कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लक्ष्य लेकर बैठा हुआ है। सऊदी अरब ने अपने लक्ष्य रखे हुए हैं। ये प्रोडक्शन का आंकड़ा है और इनकी योजनाएं हैं। केवल 17 देश ऐसे निकले इस पूरी जमात में जिन्होंने जीवाश्म ईंधन का उत्पादन कम करने को लेकर कुछ प्रगति दिखाई है। ऐसे कार्यक्रम नहीं बनाए हैं जिन कार्यक्रमों के जरिए उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सभी देशों का हाल एक जैसा है। आपके सामने लंबी सी लिस्ट, भारत का भी जिक्र इसमें सामने, भारत के बारे में आपको विस्तार से भी अलग से बताएंगे। ये आंकड़ा है जो कुछ प्रमुख देशों का, इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है। चलिए, तो भारत का नाम उस लिस्ट में दिखा जिन्होंने जीवाश्म ईंधन को कम करने के लिए कुछ प्रगति दिखाई, लेकिन नहीं, वो लिस्ट नहीं है जिसमें प्रगति दिखाई। इसमें ज़्यादातर देश वो हैं जिन्होंने जीवाश्म ईंधन को बढ़ोतरी वाली लिस्ट है। ये बढ़ोतरी वाली। हाँ। तो ये जो आपने 17 देशों का जिक्र किया, उनमें हाँ, वो 17 केवल देश ऐसे हैं जिनमें भारत शामिल नहीं है। ओके, तो सर फिर भारत का पक्ष क्या है? भारत में क्या कुछ हुआ? भारत का बही खाता भी इस रिपोर्ट में दिया गया है डिटेल में, क्योंकि इस रिपोर्ट में सारे अलग अलग देशों के लक्ष्य बताए गए हैं। भारत पर्यावरण आपदाओं का सबसे बड़ा शिकार है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन ये किसी को अंदाज नहीं था कि भारत इस सम्मेलन से पहले कोयले पर निर्भरता बढ़ाने का ऐलान कर देगा। रिपोर्ट बताती है कि भारत ने 2030 तक अपने जीडीपी की जो इमिशन इंटेंसिटी है उसे 45% पर सीमित करने का लक्ष्य रखा था, और अब भारत ने नेट जीरो के लिए अपनी समय सीमा बढ़ाकर 2070 कर दी है, जबकि दुनिया का देश 2050 को हासिल करता था। यानी जो मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमार है वो अपना इलाज सबसे बाद में करेगा, जहां सबसे ज़्यादा पर्यावरण की आपदाएं आ रही हैं उसके इलाज की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा गया, डिटेल में लिखा गया कि भारत सरकार ने अकेले 2021 में फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए $5.7 अरब की सब्सिडी और टैक्स रियायतें दी हैं, केवल फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के, जिसमें तेल, कोयला और गैस के उत्पादन का शामिल है। ये भारत का चार्ट है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। चूंकि भारत में तेल बिल्कुल नहीं है, हम तेल के इंपोर्टर हैं, गैस के इंपोर्टर हैं, तो कोयला ही हमारा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन है। और कोयले की रफ्तार आप देखिए 2040 तक किस तरह से ऊपर बढ़ रही। तो भारत उन प्रमुख देशों में शामिल था जहां सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता था, और जिसने जो कमिटमेंट किए थे या जो कमिटमेंट बताए थे उनका पालन नहीं किया। अब इसके बाद यह तय हो गया कि पेरिस वाले लक्ष्य को तो मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो प्रमुख कोयले और तेल के उत्पादक हैं और जो दुनिया में प्रमुख कोयले और तेल के उपभोक्ता हैं, वो दोनों देश पर्यावरण को सुधारने के किसी कार्यक्रम पर सहमत नहीं हैं। उनको लगता है कि कार्बन का उत्सर्जन जारी रहना चाहिए। तो ये तो बात समझ में आ गई कि तय कुछ हुआ, पाया कुछ, और भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सर, आगे का रास्ता अब यहाँ से क्या है और वो कितना मुश्किल है? जो निष्कर्ष हमारे सामने अगर उनकी रोशनी में देखें तो कौन सी बड़ी रोड़ें हैं, कौन सी बड़ी दुविधाएं हैं जिनका हमें समाधान ढूंढना होगा? पहली चीज़ तो ये कि आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक ही
प्रतिक्रिया आएगी शुभम कि बड़ा धोखा हुआ दुनिया के साथ। इन सारे नेताओं को जिनको आपने चुना था और जिनसे आपने उम्मीद की थी कि आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, आपकी आबोहवा ठीक करने के लिए चिंतित होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि इनके पास तो तब भी अपने जीवन को सुरक्षित रखने की सुविधाएं हैं, इन तक कोई भी प्राकृतिक आपदा सबसे बाद में पहुंचती है, कोई संकट सब तक बाद में पहुंचता है। जो लोग सबसे किनारे खड़े हुए हैं उनके लिए कुछ करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह थी कि सारे नेता भाषण देके वहाँ से निकल गए। किसी सहमति बनाने का इंतजार नहीं हुआ, क्योंकि अगर सहमति बनती दिखाई देती तो नेता उसका श्रेय लेने के लिए आगे खड़े होते, फोटो खिंचवा रहे होते। तो ऐसा नहीं हुआ, कोई सहमति बनने का इंतजार नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि कूटनीतिक जो डिप्लोमेट्स थे उनका कहना था कि अब किस मुंह से वो सहमति का वादा किया जाएगा, क्योंकि सहमति तो 2015 में भी बनी थी, सहमति 2021 में भी बनी थी। अगर कोई कंसेंसस स्कोप में बन के निकलती है तो क्या गारंटी है कि उसको कोई पालन करेगा? क्योंकि अगर पालन करना होता तो अगले 15-15, 20-20 साल के इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम अप्रूव नहीं कर दिए होते। तो जो भी सहमति कोप से निकल कर आएगी, जब तक आप इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, कोप की बैठक का नतीजा आपके सामने आ चुका होगा, उसे आप एक चम्मच नमक के साथ ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी सहमति बनेगी को लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है वो तो पहले ही ये तय कर चुके हैं कि वो दुनिया के में पर्यावरण को गर्म करने वाली गैसों का उत्पादन बढ़ाएंगे। तो अब ये एक ऐसा हमाम था जिसमें सब एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे। अब दो बड़े कठिन निष्कर्ष कोप की बैठक के साइड लाइन से निकलकर हमारे सामने आते हैं, जिन्हें हमें आगे देखना होगा। अब नेट जीरो बिल्कुल दूर है। पहली चीज तो ये कि भूल जाइए 2050 तक दुनिया में कार्बन उत्सर्जन शून्य हो पाएगा, इस बात की संभावना ना के बराबर। ये बहुत बड़ा शॉक है, बहुत बड़ा झटका है दुनिया के लिए, दुनिया की अगली पीढ़ी के लिए, जिसको ये इस यूनिवर्स में या बाकी जगह रहना है कि 2050 तक दुनिया अपनी सब तमाम ताकतों के बाद भी जिद के वजह से नेट जीरो नहीं ले पाएगी। यानी पर्यावरण की त्रासदियाँ किस स्तर तक पहुँचेंगी इसका अनुमान हमें नहीं है। अब यहाँ से जब इतने कमिटमेंट्स हो गए हैं, कोयला उत्पादन करने के, प्लांट लगाने के, बिजली बनाने के, तेल गैस बनाने के, तो यहाँ से साफ ऊर्जा की तरफ जाना और ज़्यादा कठिन हो गया है। क्योंकि जिनको ऐसा करना है उन्होंने अपनी पूंजी पर्यावरण को साफ करने वाली तकनीकों में लगाने के बजाय पर्यावरण का विनाश करने वाली तकनीकों में लगा दी है। पूंजी तो बजट में उतनी ही है, आप चाहे उसे पर्यावरण को साफ करने वाली व्यवस्था में लगाइए, पर्यावरण को विनाश करने वाली में तो सरकारों ने जानबूझकर, क्योंकि चुनी हुई सरकारें तो उन्होंने सोच समझ कर किया होगा। अब दूसरी बात ये, एक चर्चा हुई कि अगर ठीक है कार्बन उत्सर्जन नहीं रुकता, सरकारें कह रही हैं कि उनको कोयले का विकल्प नहीं उनके पास है, बहुत कुछ महंगा हो जाएगा। बहुत सारे और भी तमाम इंटरेस्ट इस पूरी मीटिंग में घूम रहे थे। तमाम अलग अलग दुनिया के उद्योगपति, उद्यमी और उनके जो आर्थिक हित हैं वो भी घूम कर आ रहे थे। यूनाइटेड अरब अमीरात जो इसका मेजबान था, वो दुनिया में तेल बेचने की और ज़्यादा कोशिश कर रहा था। खबर ये आई कि यूनाइटेड अरब अमीरात में कोप की बैठक के बाद भारत को और ज़्यादा तेल का निर्यात किया जाएगा। कोयले में दुनिया के बैंकरों का, उद्योगपतियों का बड़ा निवेश है। तो पर्यावरण की जो पूरी बहस है, जो प्रत्यक्ष रूप से बहुत चिंताजनक दिखती है, उसके पीछे क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके पीछे कंपनियों के अपने निवेश, बहुत सारे और भी मकड़जाल हैं जो पर्यावरण की चिंताओं के पीछे थे। वो सब दुबई की बैठक में साइड लाइंस पर अलग अलग तरह से तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब यह कहा जा रहा है कि अगर कार्बन का उत्सर्जन नहीं बढ़ता है, नहीं कम होता है, अगर मान लीजिए 2050 तक आप कार्बन नहीं घटाते हैं, तो क्या ग्लेशियर पिघलने देंगे, तूफान आने देंगे, ये परिस्थिति बनाएंगे, तो फिर हमें उतनी ही ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी दुनिया में, उतनी ही ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको उतने ही जंगल लगाने पड़ेंगे, उतनी ही ऑक्सीजन पैदा करने वाली जो व्यवस्थाएं, चाहे वो समुद्री ऑक्सीजन हो या स्थलीय ऑक्सीजन हो, उसके लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। अब पेड़ पौधे लगाना और उतने जंगल बनाना, रैली का पंडाल बनाना तो है नहीं कि आपने रैली का पंडाल बनाया और पेड़ उगा के खड़े कर दिए, तो ये बड़ा असंभव सा है। तीसरी बात ये, अब तीसरा इसका विकल्प ये था कि जो मौजूदा जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जहाँ जहाँ हो रहा है उसे साफ करने पर निवेश किया जाए। यानी कोयले के प्लांट में जो कोयले का इस्तेमाल हो रहा है उसी को ठीक कर लिया जाए कि उससे अगर 100 टन कार्बन निकलता था उसे घटाकर 50 टन कर दिया जाए, फिर 25 टन कर दिया जाए, ग्रेजुअली से कम कर दिया जाए। इसकी लागत कौन उठाएगा, इसकी कॉस्ट कौन उठाएगा इतनी महंगी? जो आकलन वहाँ से निकल के आया कि 2050 तक सरकारों को $100 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे, $100 ट्रिलियन का निवेश करना पड़ेगा, तब वो जो मौजूदा ढांचा है उनका कार्बन उत्सर्जन का, उससे कार्बन की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। अब $3.5 ट्रिलियन हर साल का खर्च चाहिए। दुनिया की बहुत सारी सरकारों के पास खर्च इतना पैसा नहीं, और है भी तो उनकी वरीयताओं में ये नहीं है, उनकी वरीयताओं में दूसरी चीज़ें हैं। कि दुबई में सारे लोग ये मान रहे थे कि दुनिया के किसी भी देश में या सामूहिक रूप से किसी भी अर्थव्यवस्थाओं की में इस समय
इतना निवेश करने की कुव्वत नहीं है, खासतौर पर उस समय जब दुनिया में ब्याज दरें सबसे ऊंची हैं, 5-5.5% पर ब्याज दरें। सरकारें कितना महंगा बॉन्ड रेज करेंगी? अगर भारत सरकार को पर्यावरण में निवेश के लिए कर्ज लेना पड़े तो 7-7.5% के ऊपर उसे बाजार से कर्ज मिलेगा। अब दुबई कोप की बैठक के बाद पर्यावरण की दृष्टि से एक खास किस्म की निराशा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद आगे दिशा किस तरह से जाएगा, दिशा किस तरफ दिखाई देगी, क्योंकि कोप की बैठक में कोई सहमति नहीं बनी और बड़ी सहमति नहीं बनी और सरकारों ने किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं किया। हो सकता है इसके बाद अगले चरण में शायद आपदाएं ही और बढ़ें और वो सिखाएं, इनको नसीहत दें कि इन्हें कुछ करना की ज़रूरी है। मुझे ये दो पूरा जो कोप को करीब से फॉलो करते समय एक फिल्म याद आ गई। अक्सर हम कार्यक्रम में फिल्म की चर्चा करते हैं। 2009 में एक फिल्म आई थी, काफ़ी चर्चित हुई थी फिल्म अपने VFX के कारण, अपनी तकनीक के कारण। रोनाल्ड इमरिच की फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था 2012 फिल्म का शीर्षक ही था 2012, चर्चित फिल्म थी। ये फिल्में ये दिखाती है कि पर्यावरण की आपदाओं के कारण, अचानक तूफान, सुनामी और ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण पर दुनिया तबाह हो जाती है। इसे बहुत आप रिलेट कर सकते हैं दुबई की बैठक को, इसलिए इस फिल्म का याद मुझे से लिखते लिखते इस फिल्म के बारे में मुझे याद आया। दुनिया की सरकारों को ये पता होता है कि ये कब होगा, ये प्रलय कब आएगी। उनको ये पता होता है कि ये किस समय टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा और भूकंप आने लगेंगे। इसलिए दुनिया की सरकारों के, सभी सरकारों के नेता, अलग अलग दुनिया की, चाहे कितने भी उनके आपस में विरोध हो, मिलकर एक बड़ा शिप तैयार करते हैं, एक बड़ा जहाज तैयार करते हैं। उस जहाज को चुपचाप एक गोपनीय स्थान पर बनाया जाता है और उस जहाज में दुनिया के जितने खास लोग होते हैं, जितने प्रमुख नेता, उनके करीबी उद्योगपति, उनके परिवार वाले लोग, उनके मंत्री, उन्हें उस जहाज पर स्पेशली टिकट दी जाती है जाने के लिए। यही हर तरीके के जानवरों के नमूने, सैंपल लाए जाते हैं, फसलों के, भवन निर्माण सामग्री के, तकनीक के। वो इतना बड़ा जहाज होता है कि वो ऐसी तैयारी लगती है कि प्रलय के बाद ये जहाज कहीं जाएगा और दूसरी दुनिया को बनाने लायक जितनी सामान की ज़रूरत है वो उस जहाज में, उसमें बिजली बनाने के संयंत्र होते हैं, वो सब उस जहाज में जुटाए जाते हैं। और फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि प्रलय के वक्त ये जहाज दुनिया के नेताओं, अमीरों और दुनिया को दोबारा बसाने की तकनीक लेकर जब प्रलय होती है तो किसी दूसरी दिशा में इन्हें लेकर निकल जाता है। बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिससे शायद इस शिप का प्रतीक लिया गया था, जिसको कि नोहाज़ आर्क कहते हैं और हिंदी में जिसे नूह की नाव कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें भगवान गॉड पृथ्वी में मनुष्यों की दुष्टता से इतना ज़्यादा त्रस्त हो गया कि उसने प्रलय की घोषणा कर दी लाने की, और उससे पहले नोहा से, जिसको नूह कहते हैं, उससे कहा कि एक विशाल नाव बनाए और उसमें दोबारा सृष्टि की रचना के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको जुटाया जाए और उसे लेके जाया जाए। बाइबल की प्रसिद्ध कहानी है। दिक्कत यह है कि इससे पर्यावरण की दुनिया, जो हादसों की दुनिया, पर्यावरण के हादसों की दुनिया है, वो फिल्मों जितनी, फैंटेसी वाली या कहानियों जितनी काल्पनिक नहीं है। अब यहाँ ना तो कोई 2012 की फिल्म जैसा बड़ा शिप है जिस पर सब लोग बैठकर पार हो जाएंगे, ना यहाँ कोई नूह की नाव है जो सृष्टि में अगर पर्यावरण में बड़े बदलाव होते हैं तो लोगों को बचा कर ले जाएगी। तो अब ये तो आग का दरिया आपके सामने दिख रहा है और ये कितना बढ़ेगा ये भी अभी हमें पता नहीं है। लेकिन पर्यावरण को लेकर दुनिया की सरकारों की साझा विफलता हमारे सबके लिए बड़ी नसीहत है कि अपनी सरकारों को हम किस तरह से देखते हैं और वो हमसे क्या कमिट करती हैं और अंततः हमें देती क्या है। तो ये था हमारा आज का अर्थात। अब आपके सवाल जवाबों की बारी। मधु का सवाल है सर पहला कि बैंकिंग की मौजूदा स्थिति के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, सरकार को या रिजर्व बैंक को? अनसिक्योर्ड लोन वाला एपिसोड देखा होगा, उसके बाद मधु जी का ये सवाल है कि जिस स्थिति में ये बैंक फंस गए हैं, यहाँ जिम्मेदार कौन है, बैंक, सरकार या रिजर्व बैंक? दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी 6 महीने पहले, साल भर पहले तक सरकार के नेता मंत्री ये कहते मिल जाते थे कि देश में क्रेडिट क्रांति होनी चाहिए, क्रेडिट कल्चर होनी चाहिए। आपको याद होगा साल भर पहले तो ये कहा जाता था कि भारत में जितना कर्ज का प्रवाह है, जितनी तेज़ी से कर्ज बढ़ रहा है, उससे भारत की तरक्की नापी जा रही थी। अब अचानक ये पता चल रहा था कि जिनको दिया जा रहा था उनके पास तो ना डिपॉजिट है ना सेविंग है। तो सरकारें
क्रेडिट की पॉलिसी को लेकर बहुत कंसिस्टेंट नहीं रही हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए था कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट का बढ़ावा देने से चीज़ें डूबेंगी। अब वो अचानक पलट गई, पीछे आ गई और उनको लगने लगा है बेहद खतरनाक हो गया। तो जिम्मेदार तो दोनों हैं। हमने भारत में लोन मेले भी देखे हैं, लोन मेलों का दौर भी देखा है, सरकारों ने लोन मेले भी लगाए, अभी भी कई जगह लोन के मेले लगाए गए। और हमने दूसरा दौर ये भी देखा है कि अचानक सरकारों ने बैंकों से कह दिया कि अब कर्ज देना बंद कर दीजिए। तो ये तय करना होगा कि भारत को माइक्रो और सस्ते क्रेडिट की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर है तो उसके लिए फिर उतनी कैपिटल होनी चाहिए। दूसरा सवाल रजनी जी का है सर, वो गोल्ड का आउटलुक पूछना चाहती हैं कि क्या गोल्ड मौजूदा स्तर पर निवेश किया जा सकता है? गोल्ड पर आप कहेंगे कि हमने अपना पिछली बार गोल्ड सेंट्रल का शो किया था, शायद आपने देखा होगा, वहाँ देख सकते हैं। गोल्ड फिलहाल जो गोल्ड का आउटलुक है वो पॉजिटिव है। अगले साल के लिए भी गोल्ड के जो रेट मिल रहे हैं 2024 के, वो बेहतर मिल रहे हैं। जो परिस्थिति दिख रही है महंगाई के लंबे समय तक बने रहने की, बैंकों की तरफ से, सरकारी जो केंद्रीय बैंक हैं उनकी तरफ से सोने की बड़ी खरीद की, और पूरी दुनिया में बढ़ती हुई मांग को देखकर गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव है लंबे समय के लिए। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, गोल्ड के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जा सकते हैं। और अब पूरी दुनिया में निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो गोल्ड कंपनियों में हो, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड्स में हो, गोल्ड ETF में हो, किसी तरह से हो, लेकिन गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगला खाना इनकम की बात, यहाँ क्या है खास? इनकम की बात में गोल्ड की बात, अभी गोल्ड पर सवाल भी पूछा, और गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त आ रही है। सरकार फिर दोबारा इस अगले साल 2 और नई किस्तें दे रही है, यानी गोल्ड बॉन्ड में आपको निवेश का मौका मिल रहा है। गोल्ड बॉन्ड पिछले साल के सबसे अच्छे निवेशों में रहा है, 11% का रिटर्न रहा है। सरकार इस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी देती है। गोल्ड बॉन्ड में निवेश कैसे किया जाए, क्या मिलता है इसमें, टैक्सेशन कैसे लगता है, क्या निकलने का रास्ता है, इसके बदले लोन कैसे लिया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में इसका ट्रेड कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप चैन की सांस का नया एपिसोड देखें। और साल की शुरुआत अगर आप सोने में निवेश के साथ करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी। और विस्तृत जानकारी अगर हो तो आप मनी9 के ऐप पर मौजूद है, वहाँ गोल्ड सेंट्रल देख सकते हैं, जिनमें विस्तार से पूरे साल के गोल्ड के आउटलुक के बारे में आपको बताया है। तो सर अब किताब या वेब सीरीज़? 2 चीज़ें, अगर वेब सीरीज़ को देखना चाहें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर एक नई सीरीज़, बिल्कुल नई सीरीज़ आई है फ्रंट लाइन के नाम से, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर के फुटेजेस को क्लीन करके और इम्प्रोवाइज़ करके उस सीरीज़ को दिखाया गया। ये इस सीरीज़ में आप पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के, चूँकि 2 युद्ध आपके सामने चल रहे हैं, एक सेकेंड वर्ल्ड वार जहाँ हुआ था उस जोन में चल रहा है और दूसरा मिडिल ईस्ट में चल रहा है। युद्धों की विभीषिका, उसके पीछे की राजनीति और कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार की कूटनीति क्या थी, इस पर केंद्रित वो ओरिजिनल फुटेज पर आधारित सीरीज़ फ्रंटलाइन के नाम से उपलब्ध है नेटफ्लिक्स पर। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरी एक और किताब जो मैंने अभी पढ़ना शुरू की है, किताब है द मिल्की वे, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारे अंतरिक्ष को समझने के लिए बिल्कुल अलग तरीके से लिखी गई किताब है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के स्तर पर पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में बहुत सारे नए प्रयोग और नई चीज़ें निकल कर आई हैं। पावरफुल टेलीस्कोप्स ने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसे देखते हुए अगर आप पढ़ना चाहें तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, अगर आपकी अंतरिक्ष में रुचि है तो। ये था हमारा सुपर पैक इकोनॉमिकम। फिर आएंगे अगले हफ्ते नई किस्त के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम लोगों को इजाज़त। आप बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।